हेलो साथियों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय न्याय संहिता 2024 तक का सफर कैसा रहा। दंड विधि का भारत में सबसे पहले दंड व्यवस्था कैसी थी, उसका विकास होते होते आईपीसी कैसे बनी, यानी भारतीय दंड संहिता कैसे बनी। भारतीय दंड संहिता के बाद फिर 2024 में 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब बना और प्रभावी कब हुआ, ये पूरी यात्रा हम आपको बताएंगे। भारत में वर्तमान दंड विधि जो है उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1600 में। अब 1600 में कैसे हुई थी? 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया था। इंग्लैंड की महारानी के द्वारा सन 1600 में एक चार्टर यानी राजलेख जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। एक अधिकार का मतलब यह होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कोई कंपनी भारत पे व्यापार नहीं करेगी। एक अधिकार का मतलब यह होता है। तो जो चार्टर था, जो राजलेख था, उसमें ऐसा आदेश प्राप्त हुआ था, ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ था कंपनी को। और आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इंग्लैंड की महारानी द्वारा। और जो राजलेख तैयार किया गया था उसमें वो सारी चीजें वर्णित थीं। इस प्रकार इस चार्टर के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्वयं के प्रशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि वह अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपना प्रशासन करने के लिए क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। उनको शक्ति दी गई थी। इस राजलेख को, अब ये जो राजलेख था 1600, इस राजलेख को 1609 में जेम्स प्रथम और 1661 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा इसे नवीनीकृत किया गया। क्या किया गया? इसे नवीनीकृत किया गया था। इसके बाद सन 1668 में जब बंबई प्रदेश को कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी बंबई को प्रदेश को किसको दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि वहां के दंड प्रशासन के लिए, बंबई में दंड प्रशासन के लिए इंग्लिश विधि को आपराधिक विधि के रूप में अपनाया गया। सबसे पहले बंबई में आपराधिक विधि के रूप में किसको अपनाया गया था? इंग्लिश विधि को अपनाया गया था। इसी प्रकार की व्यवस्था सन 1726 के चार्टर द्वारा मद्रास के प्रेसिडेंस के लिए लागू की गई, यानी मद्रास में भी लागू कर दी गई इंग्लिश विधि। कब लागू की गई थी? 1726 में। इसके बाद सन 1765 के चार्टर के द्वारा, 1765 यानी 1765 के चार्टर के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में भी दीवानी व्यवस्था लागू की गई। दीवानी व्यवस्था लागू होने के परिणाम स्वरूप दीवानी न्यायालयों के साथ साथ यानी आपराधिक गतिविधियों के संचालित करने के लिए भी अंग्रेजी विधि पद्धति लागू की गई थी। क्या की गई थी? अंग्रेजी पद्धति, यानी अंग्रेजी जो विधि थी, इंग्लिश विधि थी, उसको लागू किया गया था। इसके बाद भारत में एक सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है वारेन हेस्टिंग को। भारत में सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था यानी कानून को व्यवस्थित तरीके से लागू करने का श्रेय किसको जाता है? वारेन हेस्टिंग को। 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, 1772 की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक फौजदारी अदालत स्थापित की गई। वारेन हेस्टिंग ने सुधार किया। और क्या किया सुधार? कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत स्थापित की जाएगी। और उन वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस प्रकार प्रक्रिया का पालन करवाया गया, यानी कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। जो अदालत थी, इन अदालतों को कंपनी की यूरोपियन प्रजा पर अधिकारता प्राप्त नहीं थी। इन अदालतों पर कंपनी की यूरोपियन प्रजा को अधिकारता प्राप्त नहीं थी। फौजदारी अदालत के अंग्रेज न्यायाधीश, काजी तथा मुफ्ती की सहायता से देशी भारतीय आपराधिक मामले निपटाते थे। जो अंग्रेज न्यायाधीश थे वो काजी तथा मुफ्ती की सहायता से, जो न्यायाधीश कौन बनता था? अंग्रेज रहते थे। और वो किसकी सहायता लेते थे? काजी और मुफ्ती की सहायता से
भारतीयों के आपराधिक मामले निपटाते थे। जिले का कलेक्टर इन अदालतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता था। जो जिले के कलेक्टर रहते थे वो कार्यप्रणाली पर निगरानी रखते थे। भारत में वारन हेस्टिंग के द्वारा 2 प्रकार की अदालत व्यवस्था लागू की गई। भारत में अंग्रेज विधि लागू ना की जाकर के भारतीयों के लिए हिंदू विधि के तहत सुनवाई की जाने लगी, यानी कि भारतीयों के प्रति अंग्रेज दंड विधि न लागू की जाकर उनके मामलों के पक्षकारों की व्यक्तिगत विधि के आधार पर निपटाया जाता था तथा फौजदारी प्रकरण अभी भी मुस्लिम शासक द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें मुस्लिम दंड विधि प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार बंगाल तथा मद्रास में मुस्लिम दंड व्यवस्था लागू थी, जबकि बंबई की दंड व्यवस्था में हिंदू दंड विधि पर आधारित थी। बंबई की दंड व्यवस्था कैसी थी? हिंदू दंड विधि पर आधारित थी, परंतु यहां भी मुस्लिम पक्षकारों के जो मामले थे वो मुस्लिम दंड विधि द्वारा ही निपटाए जाते थे। उसके बाद 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का तत्कालीन दंड व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की नियुक्ति की गई। इस परिषद में जो परिषद बनी, इस परिषद में गवर्नर जनरल के अलावा 4 सदस्य होते थे जो प्रशासकीय कार्य में गवर्नर जनरल को परामर्श देते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत फोर्ट विलियम, जो कि वर्तमान कलकत्ता है, में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना भी की गई, जैसे दीवानी, फौजदारी, सामुद्रिक, धार्मिक आदि मामले निपटाने की अधिकारिता प्राप्त थी। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के सम्राट न्यायालय में अपील की जा सकती थी और इस न्यायालय में एक बार जो भी निर्णय होता था और इसमें अगर उसके खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ अपील करना है तो कहां अपील होगी? इंग्लैंड के सम्राट न्यायालय में अपील की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय निर्णय कलकत्ता में निवास करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की जूरी की सहायता से किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय निर्णय कलकत्ता में निवास करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की जूरी की सहायता से किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लागू की गई दांडिक न्याय व्यवस्था सन 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम पारित होने तक लागू रही तथा इसमें आवश्यकतानुसार सुधार भी किए जाते रहे हैं। इसके बाद सन 1781 में 1781 में बंदोबस्त अधिनियम आया। बंदोबस्त अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन की गई दंड प्रशासनिक व्यवस्था में आंशिक सुधार करते हुए गवर्नर जनरल को प्राधिकृत किया गया। इसमें आंशिक रूप से सुधार कर दिया गया। सुधार करते हुए क्या सुधार किया गया? सुधार करते हुए प्राधिकृत किया गया कि वे प्रांतों में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना करें तथा इन न्यायालयों को हुई अपीलों की सुनवाई हेतु पृथक समिति नियुक्त करें। इन न्यायालयों के संचालन हेतु विनिमय रेगुलेशन बनाने की अधिकार शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान दोनों के ही आपराधिक मामले मुस्लिम विधि के अनुसार निपटाए जाते थे। तो ये 1781 का जो बंदोबस्त अधिनियम था उसमें इस प्रकार से आंशिक संशोधन किया गया। सन 1793 में 1793 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी तृतीय न्यायिक योजना के अंतर्गत दंड विधि प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार किए। इस योजना के अधीन कलेक्टरों के सभी फौजदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टरों के सभी फौजदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा जो प्रांतीय अपीली न्यायालय थे उन न्यायालयों के न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में अधिकारिता दे दी गई कि अब कलेक्टर की जगह कौन सुनवाई करेगा? प्रांतीय न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। ये न्यायाधीश चलित न्यायालय कोर्ट ऑफ सर्किट के रूप में अपने संभागीय जिलों में दौरा करते हुए फौजदारी मामले निपटाते थे। जो ये न्यायाधीश हैं, ये न्यायाधीश क्या करते थे कि अपने दौरे के टाइम पे इन मामलों को निपटाते थे। प्रत्येक चलित न्यायालय में 3 अंग्रेज न्यायाधीश होते थे। जो चलित न्यायालय था जो इस दौरे के दौरान इन मामलों को निपटाते थे, इनमें 3 अंग्रेज न्यायाधीश होते थे। सदर निजामत अदालत की अधिकार शक्ति तथा कार्य प्रणाली यथावत अपरिवर्तित रखी गई। जो सदर निजामत अदालत थी उसकी जो अधिकार शक्ति थी तथा कार्य प्रणाली यथावत रखी गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार की सर्वोच्च परिषद सुप्रीम काउंसिल होने के कारण
सपरिषद गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल एंड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को अपराधियों को क्षमादान करने की अधिकारिता प्राप्त थी। अधिकारिता क्षमादान करने की किसको प्राप्त थी? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को प्राप्त थी। वह अपराधी को दिए गए दंड का निलंबन या स्थगन भी कर सकती थी। 1793 में ही न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल प्रदेश के आंतरिक क्षेत्र के निम्नतर न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें सदर अमीन तथा प्रमुख सदर अमीन कहा जाता था, को आपराधिक मामलों को निपटाने की सीमित अधिकार शक्ति प्रदान की गई। बंगाल के जो आंतरिक क्षेत्र थे, जहां पर निम्नतर न्यायिक अधिकारी थे, उनको शक्तियां दी गई ताकि वह आपराधिक मामलों को निपटाएं। लेकिन कैसी शक्तियां दी गई? जो कि कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, जैसे छोटे मोटे मामलों में 50 रुपए तक के अर्थदंड या 1 माह तक के कारावास सजा देने की अधिकारिता प्राप्त थी इन न्यायालयों को। गंभीर आपराधिक प्रकरणों का निपटारा मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था, लेकिन मृत्युदंड देने की अधिकारिता केवल सेशन न्यायाधीश को ही थी, जिसकी पुष्टि सदर निजामत अदालत द्वारा किया जाना आवश्यक था। मृत्युदंड की सजा कौन दे सकता था? सेशन न्यायाधीश कर दे सकते थे, लेकिन उसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती थी? सदर निजामत अदालत द्वारा किया जाना आवश्यक था। बंगाल प्रांत में सन 1793 में बंगाल प्रांत में 1793 में लागू की गई न्यायिक योजना कब तक रही? ये 1833 तक रही, यानी 1833 तक यह योजना लागू रही। मद्रास प्रांत की दंड व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों से कुछ भिन्न थी। मद्रास प्रांत के जिला मुंसिफों को 200 रुपए तक के अर्थदंड या 1 माह तक के कारावास से दंडनीय अपराधों को निपटाने की अधिकारिता थी। कितने का पनिशमेंट कर सकते थे? 200 रुपए तक का अर्थदंड और 1 माह तक का कारावास। सन 1816 में उनकी अधिकारिता में वृद्धि की गई। अब वे 1 वर्ष तक के कारावास दंड दे सकते थे, यानी 1 माह की जगह कितना हो गया? 1 वर्ष तक का दंड दे सकते थे। सदर अमीन छोटे मोटे आपराधिक मामले निपटा सकते थे तथा गंभीर मामलों का विचारण केवल सेशन न्यायाधीश ही कर सकता था। फौजदारी अदालत इस प्रांत का मुख्य दांडिक न्यायालय था, जिसे वे ही अधिकार दिए गए थे जो बंगाल की सदर निजामत अदालत को प्राप्त थे। राज्य के विरुद्ध किए गए अपराधों का विचारण भी फौजदारी अदालत द्वारा ही किया जाता था। बंबई की आपराधिक न्याय व्यवस्था भी बंगाल तथा मद्रास की भांति ही थी, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। क्या किए गए थे? कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो साथियों, इस प्रकार कुछ परिवर्तन किए गए थे। कहां पर? मुंबई में भी। इसके बाद होता क्या है कि एक समान दंड प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से, भारत में एक समान दंड प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से मैकाले ने सन 1833 में ब्रिटेन की संसद में इन दंड विधानों के सन 1833 में ब्रिटेन की संसद में इन दंड विधानों के संहिताकरण का प्रस्ताव पेश किया कि एक कानून होना चाहिए, पूरे भारत के लिए एक दंड प्रणाली लागू की जानी चाहिए। मैकाले का मत था कि इन प्रदेशों के भारतीयों के मामले पक्षकारों की पर्सनल लॉ अर्थात हिंदुओं के लिए शास्त्रों तथा मुसलमानों के लिए कुरान के आधार पर निपटाए जाते थे, जिनका इंटरप्रिटेशन यथास्थिति पंडित या काजी द्वारा किया जाता था, जो अंग्रेज न्यायाधीश के परामर्शदाता की हैसियत से कार्य करते थे। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय के निर्णय मनमाने, अविवेकपूर्ण तथा अनभिज्ञता भरे होना स्वाभाविक था। क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय भाषा, रीति रिवाजों, धार्मिक नियमों आदि से पूर्णतः अनभिज्ञ होने के कारण मामलों का स्वयं के विवेक से निपटारा नहीं कर पाते थे। उन्हें यह जानना कठिन था कि कौन सी विधि कहां प्रयुक्त की जानी है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा संसद में प्रस्ताव रखा गया कि भारत में एक दंड प्रणाली लागू की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही थी, यहां पर जो प्रक्रिया चल रही थी पर्सनल लॉ अर्थात हिंदुओं के लिए शास्त्रों तथा मुसलमानों के लिए कुरान की प्रक्रिया थी, और इसमें जज होते थे न्यायाधीश। उनकी सहायता कौन करते थे? हिंदुओं के लिए पंडित थे और मुसलमानों के लिए काजी थे। ऐसे में क्या होता था? जो निर्णय मनमाने, अविवेकपूर्ण तथा अनभिज्ञता भरे होना स्वाभाविक थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को
भारतीय भाषा, रीति रिवाजें, धार्मिक नियमों आदि के बारे में जानकारी नहीं थी। इस सुझाव को मैकाले के उपर्युक्त सुझाव से प्रभावित होकर ब्रिटिश संसद ने सन 1834 में भारतीय विधि आयोग का गठन किया। भारतीय विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में, जिसे ब्रिटिश भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू दंड विधि, न्यायालयों की अधिकार शक्ति तथा पुलिस व्यवस्था आदि का अध्ययन करके सभी जगह एक सी दंड विधि लागू करने हेतु सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस जो आयोग गठित हुआ, भारतीय विधि आयोग गठित हुआ, इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसको जिम्मेदारी दी गई कि न्यायालय की अधिकार शक्ति, पुलिस व्यवस्था का अध्ययन करके सभी जगह एक सी दंड विधि लागू करने हेतु सुझाव देने का कार्य करें, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की दंड व्यवस्था में भिन्नता को समाप्त किया जा सके। मैकाले को इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया और भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को बनाया गया। उसके साथ में मैकाले को इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तथा मैकाले के साथ में 3 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? मैक्लियोड, एंडरसन तथा मिलेट की नियुक्ति आयोग के सदस्य के रूप में की गई। भारतीय दंड विधियों के संहिताकरण के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए मैकाले ने विचार व्यक्त किया कि भारतीयों के धर्म, जाति व देश के आधार पर पल्लवित भावनाओं का आदर किया जाना आवश्यक था तथा उनमें यथासंभव सामंजस्य बनाए रखना भी अपेक्षित था। उनके विचार से विधियों का संहिताकरण करते समय भारतीयों के किसी भी धर्म, वर्ग या संप्रदाय की मान्यताओं में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दंड विधि के संहिताकरण की नीति के विषय में मैकाले ने स्पष्ट किया कि उनका यह प्रयास होगा कि जहां तक संभव हो समानता, अत्यावश्यक होने पर विषमता, परंतु प्रत्येक स्थिति में निश्चितता कायम रखी जाए। जहां तक संभव हो समानता हो, अत्यावश्यक होने पर विषमता, परंतु प्रत्येक स्थिति में निश्चितता कायम रखी जाए। भारत के लिए दंड विधि का प्रारूप तैयार करते समय मैकाले ने केवल इंग्लिश तथा भारतीय विधि पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि उन्होंने इस कार्य में लुसियाना तथा नेपोलियन की दंड संहिताओं की सहायता भी ली, अन्य संहिताओं की भी सहायता ली। विधि आयोग द्वारा दंड विधि का प्रारूप 14 अक्टूबर 1837 यानी 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल को प्रेषित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों तथा विधि परामर्शदाताओं को उनके सुझाव हेतु भेजा गया। दंड विधि के इस प्रारूप को संशोधित करने के लिए 26 अप्रैल 1845 को दूसरे विधि आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रस्तावित दंड विधि के संबंध में अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में सन 1846 और 1847 में प्रेषित की। प्रस्तावित प्रारूप वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जिसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य बेथ्यून तथा पीकॉक ने संशोधित किया। सन 1856 में विधान परिषद के पटल पर रखा गया। 6 अक्टूबर 1860 में विधान मंडल ने पारित कर दिया और यह भारतीय दंड संहिता के रूप में 1 जनवरी 1862 से समस्त भारत में लागू किया गया। यानी कि 1 जनवरी 1862 में समस्त भारत में लागू किया गया और आज यानी 1 जुलाई 2024 तक लागू था। अब 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है। इस भारतीय दंड संहिता में, जो कि 1 जनवरी 1862 को समस्त भारत में लागू की गई थी, इसमें संशोधन भी किए गए थे। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधन करते हुए कुछ धाराओं में सुधार किया गया था। इसके बाद दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में भी संशोधन किया गया था और जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो हुआ है 2023 में। कब हुआ है? 2023 में। इस प्रकार आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हुई 1 जुलाई 2024 से। इसके लिए एक्ट नंबर बना 45
भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 बिल नंबर जनरेट हुआ, जो बिल नंबर तैयार किया गया 173 ऑफ 2023। लोकसभा में बिल पास हुआ 20 दिसंबर 2023 को। लोकसभा में बिल कब पास हुआ? 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में बिल पास हुआ 21 दिसंबर 2023 को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत किया गया बिल को, जिसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किया जा चुका है। इस संबंध में देखा जाए तो पहले जो आईपीसी थी, आईपीसी में यानी कि भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी, लेकिन बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 358 धाराएं हैं। आईपीसी में क्वीन, सरकार का सेवक, ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्रमशः परिभाषित थे धारा 13, 14, 15 और 16 में, परंतु भारतीय न्याय संहिता में इनको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराधों को प्रभावी बनाने हेतु दंड की नई अवधारणा के रूप में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता में 33 धाराओं में दंड को बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? जो 33 धाराएं हैं उनमें दंड को बढ़ा दिया गया है। किसमें बढ़ा दिया गया है? 33 धाराओं में दंड को बढ़ाया गया है और 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है और 23 धाराओं में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की 33 धाराओं में दंड बढ़ाया गया है, 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है और 23 धाराओं में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। बालक और उभयलिंगी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। वाट माप से संबंधित अपराधों के बाबत विशेष अधिनियम की व्यवस्था की गई है। इसको दृष्टिगत उस अपराधों से संबंधित भारतीय दंड विधान की धारा 264 और 267 से हटा दिया गया है। प्रकृति विरुद्ध अपराध, व्यभिचार यानी कि आईपीसी की धारा 377, व्यभिचार जारकम जो कि धारा 497, 497 यानी 377 और 497 को भारतीय न्याय संहिता से निकाल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब धारा 377 और 497 को निकाल दिया गया है। इस संहिता में नई धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना नया अपराध के रूप में सृजित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा मैथुन करने के नए अपराध का गठन किया गया है, जो कि धारा 69 में परिभाषित है बीएनएस में। इस संहिता में क्रूरता को परिभाषित करते हुए नई धारा बनाई गई है, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में वर्णित है। इस संहिता में अपराध को करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना व नियुक्त करना दंडनीय बनाया गया है, धारा 95 में वर्णित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा किसी मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर हत्या करने पर कठोर दंड, मृत्यु या आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 103 सब क्लॉज 2 में भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान है। संगठित अपराधों, आतंकवादी क्रियाकलापों के अपराधों से निपटने हेतु 3 नए अपराधों से संबंधित नई धाराएं सृजित की गई हैं। संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, धारा 111, 112, 113 में वर्णित किया गया है। नई संहिता में गंभीर उपधि की परिभाषाओं में जहां पूर्व भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की धारा 320 में 20 दिवस तक पीड़ित व्यक्ति जो समान दैनिक क्रियाकलाप में असमर्थ होने की जगह अब 15 दिवस कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 15 दिवस कर दिया गया है। बलवा के लिए दंड, घातक हथियार लेकर बलवा करना विभिन्न धाराओं 146, 47, 48 आईपीसी के अपराध को एक ही धारा के विभिन्न खंडों में समेकित कर दिया गया है। वाट माप से संबंधित धाराएं 264, 265, 266, 267 आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 से निकाल दिया गया है, क्योंकि इन अपराधों से संबंधित विशेष अधिनियम पहले से बना हुआ है। वाटों से संबंधित जो भी अपराध थे उनको निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित अपराध विशेष अधिनियम पहले से बना हुआ है। सामुदायिक सेवा जैसे दंड, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध व्यापार में लगा हो, लोक सेवक के नाते वैध
रूप से आबद्ध होते हुए किसी व्यापार में लगा हो, जैसे मामलों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो कोई चोरी करेगा, चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम और पहली बार चोरी करने के लिए दोष सिद्धि होने पर चोरी की संपत्ति को वापस किए जाने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। छीना झपटी से संबंधित नया अपराध झपटमारी जोड़ा गया है, जो कि बीएनएस की धारा 304 में वर्णित है। यदि कोई व्यक्ति जो नशे की हालत में लोक स्थान पर औचार करता है, ऐसे मामलों में सामुदायिक सेवा दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि बीएनएस की धारा 355 में वर्णित है। मानहानि के मामले में भी सामुदायिक सेवा से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है, धारा 356 सब क्लॉज 2 बीएनएस। व्यापार चिन्ह धारा 478 और मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना, जो धारा 480 आईपीसी में था, से संबंधित अपराध को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से सुधार करते हुए, आईपीसी में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता का गठन हुआ और भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हुई। तो ये हुई भारत में वर्तमान दंड विधि का विकास किस प्रकार से लागू हुई, हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।